हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। यदि आप मेरी ये वीडियो देख रहे होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसे आप देख सकें। चलते हैं तो टॉपिक के पास। आज मैं लेके आया हूँ 12th क्लास का ठोस अवस्था से रिलेटेड साइंस, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ ठोस अवस्था। चैप्टर नंबर 1 है, तो उसका मैंने एक डायग्राम तैयार किया है। तो पहले इस डायग्राम को समझते हैं, फिर टॉपिक में एंटर करेंगे। चलो लेट स्टार्ट करते हैं टॉपिक को एक हैप्पीनेस के साथ। तो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था को हम समझते द्रव्य। द्रव्य क्या है? मैटर, यानी वह चीज़ जिसमें वजन हो और वो स्थान घेरती हो, वो मैटर है, चाहे वो कोई सी वस्तु है या कोई भी चीज़ हो। जैसे मेरे पास मार्कर है तो ये भी द्रव्य है, पानी भी द्रव्य है, कोई भी मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी हो, हवा भी एक द्रव्य है क्योंकि उसमें वजन होता है, वो स्थान घेरती है। ठीक, तो उसके 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। कितने भाग होते हैं इसके? ठोस द्रव गैस, यानी 3 भाग होते हैं। तीनों को अभी समझेंगे। क्लियर? हमें सिर्फ पढ़ना है यहाँ पर ठोस के बारे में, तो हम ठोस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर है? ठोस को 2 भागों में विभाजित किया, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं वो भी अभी पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं वो भी अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं डायग्राम समझाना चाहता हूँ आपको। यानी क्रिस्टलीय ठोस में आपका होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल में आपके 2 भाग होते हैं, एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय। यहाँ पर आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर है क्रिस्टल। ठीक है, इसमें एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय 2 भाग होते हैं। द्विविमीय में 2 भाग होते हैं आपके, एक होता है वर्गाकार निविड़ संकुलन और एक होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय में भी 2 भाग होते हैं, एक प्रकार का घनीय निविड़ संकुलन और षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय जो निविड़ संकुलन होता है वो 2 प्रकार का होता है, ए बी प्रकार का षटकोणीय निविड़ संकुलन और ए बी सी घनीय निविड़ संकुलन। ठीक है, तो इसके बाद देख रहे हैं क्रिस्टलीय। क्रिस्टल में क्या पाया जाता है? आयनिक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, संसर्जी ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस। इनको क्रिस्टल को इन ठोसों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये बने किससे हैं, इनकी निर्माण की इकाइयाँ क्या है? ये 14 प्रकार की एक कोष्ठिका होती है इनकी। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की एक कोष्ठिका है इनकी। 14 प्रकार की एक कोष्ठिका होती है। ठीक, हाँ, तो कौन कौन सी होती है? एक तो सरल घनी होती है, एक अंतः केंद्रित घनी होती है, एक फलक केंद्रित घनी। एक सरल केंद्रित घनी, एक अंतः केंद्रित घनी और एक फलक केंद्रित घनी। इसमें फलक केंद्रित घनी में होता है वो घनी निविड़ संकुलन होता है, यानी एक क्यूब से बना हुआ होता है इस टाइप से। ये आपका घनी निविड़ संकुलन हो गया। संकुलन जो उसकी क्षमता होती है वो षटकोणीय निविड़ संकुलन के बराबर होती है, यानी जो वैल्यू षटकोणीय निविड़ संकुलन की होगी वह किसकी संकुलन क्षमता होगी? क्रिस्टल की। इसमें कुछ टॉपिक रह गए जैसे कि पीएन संधि डायोड्स, एनपीएस संधि डायोड्स, अर्धचालक क्या होते हैं, ऊर्जा संयोग के आधार पर। ये भी पॉइंट्स रह गए, लेकिन वो ठोस के गुण हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें समझना है कि ठोस में आता क्या क्या है। तो मेरे हिसाब से आपका क्लियर है, तो टॉपिक को आगे लेते हैं और चलते हैं। तो इस डायग्राम को समझ लेना। इस डायग्राम से क्या होता है कि आप चीज़ों को समझ जाते हैं कि आपको टॉपिक में पढ़ना क्या है। क्लियर? ओके, तो चलते हैं टॉपिक के साथ। हाँ, तो जैसा कि हमने कहा था कि टॉपिक के पास चलते हैं, तो देखते हैं टॉपिक को। हाँ, तो पहले हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा उसमें भार हो,
वह क्या होगी, द्रव्य कहलाएगी। दैट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल है। द्रव्य क्या है, बस आपको क्या समझना है व्यवस्थित जो स्थान गुरुत्व को, कोई सी भी वस्तु हो, जरूरी नहीं है कि आप ठोस ले, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्थान घेरती हो और उसमें भार होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्रव्य कहलाएगा। द्रव को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस नंबर 1, द्रव नंबर 2, नंबर 3 है गैस। ठोस, द्रव, गैस, इनको 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो पहला जो पॉइंट है हम समझते हैं ठोस के बाद। ठोस का सभी को पता ही है कि इनका आकार व आयतन निश्चित रहता है। इनका आकार व आयतन निश्चित रहता है। कैसे, देखो, देखते हैं। तो मेरे पास ये बुक है, तो ये बुक चाहे मैं इसे दिल्ली ले जाऊं, चाहे आगरा ले जाऊं, कहीं पर भी ले जाऊं, तो ये ऐसे ही रहेगी, इसका कोई भी चेंजेशन नहीं होगा। तो इसलिए इनका आकार व आयतन, और जो यहाँ पर ये जितनी जगह घेर रही है, कहीं दूसरी जगह ले जाऊंगा तो वहां पर भी ये इतनी जगह घेरेगी। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, यानी दैट इज, इनके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। देख सकते हैं कितने पास हैं, बहुत ही पास। इनके अणु पास पास होने के कारण भी ठोस कहलाते हैं। और भी क्या पॉइंट्स है, इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब, इनके अंदर जो अंतर आणविक न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं, इनके अणुओं के मध्य जो फोर्स होता है वो काफी ज्यादा होता है। यानी एक दूसरे को इस तरह से कनेक्ट किए होते हैं कि छोड़ते नहीं एक दूसरे को, इसलिए ये ठोस कहलाते हैं। और भी क्या है, 4th पॉइंट, इनके अणुओं के बीच की दूरी लगभग 0 होती है। अणुओं के बीच की दूरी लगभग 0 का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। ओके। और क्या इसका एक पॉइंट है, इसका आयतन आकार निश्चित हो गया, इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, इनके अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है, और इनके अणुओं के बीच और भी क्या, इनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। ये सिर्फ इनके गुण के आधार पर कह रहा हूं। अभी अब ठोस पर क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ा अंतर होता है। मैं सिर्फ इनके गुण के कुछ ठोस होते हैं जिनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो ये रही हमारी किसकी बात, ठोस की। तो इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, द्रव। सेकंड पॉइंट आपका द्रव। सेकंड पॉइंट क्या है, द्रव। तो द्रव के बारे में देखते हैं। इनका आयतन तो निश्चित रहता है, परंतु आकार अनिश्चित। इनका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार अनिश्चित। कैसे, आपके पास यदि एक गिलास पानी है, चाहे उसे ड्रम में डालो, चाहे उसे किसी कमरे में डालो, तो जितना उसका एक गिलास में आयतन है वो उतना ही आयतन उस ड्रम में होगा और कमरे में होगा। लेकिन
उस एरिया की वजह से उसका आकार चेंज हो जाएगा, इसलिए इनका आकार अनिश्चित रहता है और आयतन क्या रहता है, निश्चित। सेकंड पॉइंट क्या है, इनके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। जैसे इनके अणु हैं वो ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लेंगे, इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी इनके जो मध्य अंतराणविक बल है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनके अणुओं के मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठोस की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा। यानी इनके जो अणुओं की दूरी है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा। अभी देखना, आपने देखा था पहले से कि इनके जो ठोस के अणु थे वो पास पास से चिपके हुए थे, इनके जो अणु है थोड़े दूर दूर होते। तो ये होते आपकी ठोस और द्रव। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट इसका, गैस। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, गैस। ना तो इनका आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन। दोनों चीजें निश्चित रहती है, ना तो आकार ना ही आयतन। ठीक है। कैसे कि किसी गैस को यदि गैस सिलेंडर भरे तो आयतन और आकार उसके गैस सिलेंडर के हिसाब से होगा, और वही गैस यदि कमरे में छोड़ दी जाए तो उसका आकार व आयतन किसके हिसाब से हो जाएगा, कमरे के हिसाब से। इसलिए इनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके अणुओं के मध्य अंतराणविक बल बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर। क्लियर है। नंबर 3, इनके अणुओं के बीच की दूरी, इनके अणुओं के बीच की दूरी काफी अधिक होती है, यानी बहुत ज्यादा। इसलिए क्या कहलाते हैं, गैस। और भी 2 कंडीशन होती हैं पदार्थ की। फोर्थ कंडीशन क्या है आपकी, एक होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा कंडीशन का मतलब है, जैसे कि ये प्लाज्मा कंडीशन आग की जो कंडीशन है वो प्लाज्मा कंडीशन है। और सूर्य का जो आपको स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ भी प्लाज्मा कंडीशन है। जो बादल में बिजली कड़कती है वहाँ पर भी एक कंडीशन बनती है, उसे भी प्लाज्मा कंडीशन बोलते हैं। फोर्थ स्टेट होती है द्रव की। फिफ्थ स्टेट होती है आपकी बोर आइंस्टीन, जो बहुत कम मात्रा में, यानी कि जब उसे अत्यधिक और गर्म करते जाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है वो उससे अलग हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन, उसके कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो उसकी जो कंडीशन निकलती है वो कौन सी हो जाती है, बोर आइंस्टीन। तो मैं आज के लिए ही इस टॉपिक में से इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए और पढ़ते रहिए हैप्पीनेस के साथ। थैंक यू मेरे प्रिय स्टूडेंट मेरी वीडियो देखने के लिए। और जो भी टॉपिक्स रह गए हैं जो पिछली वीडियो में वो कवर करेंगे अभी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।